और वो डिबेट ये है कि जो फौज है, इंडियन फौज है, वो नरेंद्र मोदी के कदमों में झुक गई है, जिसका इंडियन फौज को और इंडियन इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो अब उनके एक्स आर्मी मैन जो है वो बाहर आ रहे हैं और वो हर जगह टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है। बल्कि बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं कि जो इस जंग के दरमियान साइड पे रहे हैं और उन्हें जो गोदी मीडिया था या मोदी मीडिया था उसके साथ उन्हें बहुत ज्यादा कंसर्न थे और उनका ख्याल था कि हम एक गलत साइड पे जा रहे हैं, उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। बल्कि सो फार सो जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं उनकी हमायत में बहुत ज्यादा एक्स सर्विसमैन आ गए हैं और उन्होंने कहा कि ये कर्नल हैं, फौज की कर्नल हैं, इंडियन आर्मी की कर्नल हैं और इन्होंने डट के इंडिया का मुकदमा लड़ा है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं। इनको अगर इंडिया के अंदर निशाना बनाया जा रहा है तो ये बहुत ज्यादा ज्यादती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ जो साउथ इंडिया के बहुत सारे सियासतदान हैं उन्होंने अपनी फौज के ऊपर बहुत उंगली भी उठानी शुरू कर दी है और बहुत सारे तबसरे भी ऐसे शुरू कर दिए जिससे फौज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि जो साउथ इंडिया के सियासतदान है वो सारे नॉर्थ इंडिया के सियासतदानों से बिल्कुल मुख्तलिफ और सेंट्रल इंडिया के सियासतदानों से भी मुख्तलिफ है। ये जो सेंट्रल और नॉर्थ के सियासतदान है ये थोड़े से प्रो फौज हैं और ये समझते हैं कि आर्मी का होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पाकिस्तान के करीब हैं और इस वजह से इन्हें महसूस होता है कि पाकिस्तान का मुकाबला करना चाहिए और फौज को बड़ा तगड़ा होना चाहिए। लेकिन जो आप साउथ की तरफ जाते जाते हैं तो वो फौज से दूर होते हैं, वो जंगों से दूर होते जाते हैं और उनका ख्याल ये है कि हमें आर्मी के ऊपर, जंगों के ऊपर, मिसाइल के ऊपर, एटमी प्रोग्राम के ऊपर और जहाज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा सरमाया खर्च नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर आप नॉर्थ और साउथ की अगर सियासत देखें तो जो साउथ इंडिया है उसके लोग ये कह रहे हैं कि कमा हम रहे हैं लेकिन खर्च जो है वो नॉर्थ इंडिया के ऊपर हो रहा है, यानी असलहे पे हो रहा है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो एक रिफ्ट इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा जो बढ़ती चली जा रही है और साउथ इंडिया के लोगों का कहना यह है कि जो 336 बिलियनर है वो सारे के सारे साउथ इंडिया के अंदर है और यही वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं। जबकि जो ही आप सेंट्रल इंडिया के अंदर आते हैं तो वहां पर सिर्फ गुफ्तगू होती है और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है और बातें होती है, इसके अलावा कुछ भी इंडिया के अंदर नहीं हो रहा। और जो ही आप नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं तो वहां पर फौजें बैठी हुई हैं, वहां पर एयरफोर्स है, वहां पर बड़ी फौज है और वहीं पे फिर नेवल हेडक्वार्टर्स भी हैं और वहां बिलियन डॉलर्स लग रहे हैं। बल्कि लोगों का कहना है कि 80 बिलियन डॉलर वहां पे खर्च हो रहे हैं और उस अखराज का कोई फायदा नहीं है, उस खर्च का कोई फायदा नहीं है और ये पैसा कतन जाया जा रहा है। बल्कि हमें पाकिस्तान के साथ मामला को दुरुस्त करना चाहिए। तो साउथ इंडिया के सियासतदान जो है अपनी फौज पे हंस रहे हैं, साथ साथ एयरफोर्स का बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं कि ये कैसी एयरफोर्स थी जिसने अपने जहाज ही मरवा दिए और पाकिस्तान छोटा सा मुल्क होने के बावजूद उसने हमारी फौज की नाक रगड़ दी जमीन के साथ। तो इस किस्म की बातें वहां पर बहुत होनी शुरू हो गई। साथ साथ जो अफवाज के ऊपर तबसरा होता है वहां पर, तो उसके जाहिर बात फिर फौज बहुत ज्यादा अपने आप को डाउन फील करती है, अपने आप को कॉर्नर फील करती है और वो मीडिया के सामने जवाब नहीं दे सकती। तो उसके जवाब देने के लिए जो उनके एक्स सर्विसमैन है उन्होंने सामने आना शुरू कर दिया तो अब वो सियासतदानों के साथ लड़ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आई हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो इंडियन आर्मी है वो बेसिकली गुलाम हो गई है नरेंद्र मोदी के और जब तक ये गुलामी से नहीं निकलेगी उस वक्त तक ये इंडिया की हिफाजत नहीं कर सकेगी और मोदी से इसको अलग करना जरूरी है क्योंकि मोदी के इशारे पर यह किसी ना किसी मुल्क के ऊपर चढ़ तोड़ती है और इस किस्म का वेंचर कर देती है जिससे हमें बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। तो एक बड़ी बहस इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गई है और इंडिया के अंदर जब इस टाइप की बहस शुरू होती है तो इंडिया के अंदर डिवाइड बहुत ज्यादा आती है और उसकी वजह यह है कि वहां पे फॉल्ट लाइंस बहुत ज्यादा हैं। जब फॉल्ट लाइंस ज्यादा होंगी तो ज़ाहिर है डिवाइड भी ज्यादा होगी। तो इंडिया इस वक्त खासे डिप्रेशन के अंदर है और उसे समझ नहीं आ रही कि इस सारे मामले को कैसे समेटा जाए। बिलखसूस नरेंद्र मोदी साहब, जब मोदी साहब पार्लियामेंट में जाते हैं तो वहां पर भी उनके लत्ते लिए जाते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं तो वहां पर भी लोग खड़े हो जाते हैं और इसके साथ साथ मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्शन डेवलप हुआ है जिसने मोदी साहब के पर्चे उड़ा दिए हैं। तो मोदी साहब वाकई कॉर्नर हुए हैं और इस वक्त शदीद डिप्रेशन के अंदर है। ये जो रिफ्ट है आने वाले दिनों में कोई ना कोई नया गुल खिलाएगी इंडिया के अंदर जिसका ज़ाहिर इंडिया को बहुत नुकसान होगा। अब हम जंग की तरफ आते हैं तो एक तो पाक फौज के दस्ते जो लाहौर के बॉर्डर के ऊपर थे उन्होंने वापस आना शुरू किया है। जब कंटोनमेंट की तरफ आ रहे थे तो लाहौर की जो सड़कें हैं उसके ऊपर टैंक्स नजर आए, साथ फौजी गाड़ियां नजर आई तो लाहौर के शहरी बाहर निकल आए और बाहर निकल के उन्होंने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने इनके ऊपर फूल फेंके गाड़ियों के ऊपर, फिर वो झंडे लेके आए हुए थे, फिर छोटे छोटे बच्चे आ गए और उन्होंने भी मिली नगमे और मिली तराने गाने शुरू कर दिए और साथ साथ लोग आगे बढ़ के गाड़ियों को चूमते भी थे और गाड़ियों के जो अंदर सवार जवान थे उनके साथ हाथ भी मिलाते थे। कुछ लोग मिठाइयाँ लेके आए थे, उन्होंने मिठाइयाँ दी पाक फौज के जवानों को और कुछ लोग खाने लेके आए, कुछ लोग हार लेके आए, उन्होंने हार पहनाए और पाक फौज जिंदाबाद के नारे पूरे लाहौर के अंदर लग रहे थे। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि ये वही लाहौर है जिसने 9 मई 2023 को कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला कर दिया था और पाक फौज के खिलाफ नारे लगे थे इसी लाहौर के अंदर। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो गढ़ था जो पाक फौज के खिलाफ नफरत को उभारता था, नफरत को आगे बढ़ाता था। लेकिन अब वहां पे सूरत बदल चुकी है और इतनी ज्यादा बदल चुकी है कि फौज की हमायत में वहां पे नारे भी लग रहे हैं और लोग आगे बढ़ के फौजी गाड़ियों को बोसे भी दे रहे हैं। और ये फायदा हुआ है इस सारी जंग का कि पाक फौज का जो इमेज है वो कहां से कहां चला गया। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त खासी परेशान है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से गेम निकल गई। अब बल्कि उनके जो यूट्यूबर्स हैं, जो उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जब वो पोस्ट करते हैं पाक फौज के खिलाफ तो नीचे जो कमेंट्स है वो पढ़ने वाले होते हैं तो लोग नफरत का इजहार करते
करते हैं कि आप कौन लोग हैं जो इस वक्त फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि फौज ने पाकिस्तान की हिफाजत की थी, और अगर फौज ना होती तो 10 मई को मोदी पाकिस्तान फतह कर चुका होता और यहाँ पे इंडियन आर्मी के टैंक्स पर रहे होते, और इस वक्त पूरा पाकिस्तान गुलाम होता इंडियंस का, और हिंदू जो इंडियन है उसकी नफरत का यहाँ पे एक सैलाब बह रहा होता। तो लोगों ने अब एतराज करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में मजीद तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। इसके साथ साथ आज एक और वाकया हुआ, और ये वाकया बड़ा दिलचस्प है। वो जो ईरान के इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और उनका नाम है जनरल अली अकबर अहमदान। इन्होंने रब्ता किया है हॉटलाइन पर जनरल आसिम मलिक साहब से, जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, DGISI भी हैं। और इनका जनरल अली अकबर का इससे पहले इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनके साथ रब्ता हुआ था कल, और उस राब्ते के बाद इन्होंने आज जनरल आसिम मलिक से रब्ता किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हॉटलाइंस हैं वो 2 एक्टिव हो गई हैं। पहले जो एक थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान थी, अब जो तीसरी हॉटलाइन डेवलप हुई है या एक्टिव हुई है वो ईरान के साथ है। और हॉटलाइंस का फायदा ये होता है कि किसी भी इमरजेंसी के अंदर दोनों जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स होते हैं वो फौरन कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए फोन मिलाने की जरूरत नहीं होती या दरमियान में किसी राब्ते की जरूरत नहीं होती। उस साइड से एक जनरल फोन उठाता है और दूसरी साइड से वो जो जनरल होता है उस फोन को फौरन रिसीव करता है, और दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर लेते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हॉटलाइन का राब्ता था वो बेसिकली इस जंग से रिलेटेड था, और 18 मई तक ये फैसला हुआ था कि सीज फायर रुकेगा, लेकिन अब 19 मई हो चुकी है और अभी तक आज खबर नहीं आई कि क्या इंडिया और पाकिस्तान का राब्ता हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ईरान का राब्ता बहरहाल हुआ है। ईरान का पहले इंडिया से राब्ता हुआ और फिर उसके बाद पाकिस्तान से राब्ता हुआ। अब अगर ईरान इस सारी सूरत के अंदर है तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीजें तब्दील हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान को खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान को इस्तेमाल कर दे इंडिया। लेकिन अब अगर ईरान भी इस हॉटलाइन का हिस्सा बन गया है तो अब पाकिस्तान की पुश्त मेरा ख्याल है महफूज है बड़ी हद तक, क्योंकि जो बैक है वहां से अटैक हो सकता था। अब अफगानिस्तान भी वहां पे और ईरान भी वहां पे है, और पाकिस्तान को खतरा है कि इंडिया ईरान को भी इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और साथ साथ अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल करेगा। लेकिन अफगानिस्तान के मामले में भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि इसहाक डार साहब इस जंग के बाद पहली मरतबा एक बड़े दौरे पे गए, और ये पहला दौरा है उनका। इसहाक डार साहब का वजीर खारजा भी है और नायब वजीर आजम भी हैं, कि जब जंग खत्म हुई तो वो दौरे पे गए, और वो चाइना के दौरे पे गए हैं। और इस वक्त जब वो चाइना उतरे तो वहां पे इनकी मीटिंग शुरू हो गई, और ये मीटिंग चाइनीज वजीर खारजा के साथ उनकी मीटिंग, और ये चाइनीज वजीर खारजा की दावत पे वो चीन गए हैं। और यहां मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पिछले दिनों जब जंग की सूरत हाल थी तो इस दौरान इसहाक डार साहब और चाइनी जो वजीर खारजा है, इसके अंदर 3 हफ्तों के अंदर 60 मरतबा इनका रब्ता हुआ था, और 3 हफ्तों में इनकी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि सेंसिटिविटी कितनी है पाकिस्तान और चाइना के इस रिलेशन के अंदर। और ये जो राब्ता, ये जो मुलाकात इस वक्त हो रही है, इसका एक तीसरा कंपोनेंट भी है, और तीसरा कंपोनेंट है अमीर मुत्तकी, जो इस वक्त कायम मुकाम वजीर खारजा हैं अफगानिस्तान के। तो अमीर मुत्तकी कल चाइना जाएंगे, बीजिंग जाएंगे, और जो इसहाक डार साहब हैं वो आज पहुंच चुके हैं, और चाइनीज वजीर खारजा इन दोनों के मेजबान हैं। तो अब वहां पे एक ट्राइका की मीटिंग हो रही है, और साथ साथ एम्बेसडर मोहम्मद सादिक साहब भी इसहाक डार साहब के साथ हैं। तो ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान को रिजर्वेशंस थे कि इब्राहिम सदर जो इस वक्त दिल्ली के अंदर बैठे हुए और वहां पे रॉ के साथ मीटिंग कर रहे हैं, साथ वो नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त इंडिया इस्तेमाल कर जाए। तो अब अगर ये मीटिंग फ्रूटफुल होती है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान किसी एक लाहे अमल पे मुत्तफिक हो जाते हैं, और चाइना इसकी गारंटी करता है पाकिस्तान की तरफ से भी और तालिबान की तरफ से भी, तो ये एक बड़ी मेजर ब्रेक थ्रू होगी। और इस ब्रेक थ्रू का फायदा ये होगा कि टीटीपी जो पाकिस्तान की बैक से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रही है, और पाकिस्तान का ख्याल ये है कि ईरान से बीएलए को सपोर्ट मिल सकती है और अफगानिस्तान से भी बीएलए को सपोर्ट मिल सकती है, और टीटीपी के जरिए पाकिस्तान की बैक के ऊपर हमला किया जा सकता है। दूसरी साइड से इंडिया जब हमलावर होगा तो ये दोनों फोर्सेज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है बैक से। तो इस वक्त अगर चीन के अंदर ये कोई सेटलमेंट हो जाती है तो पाकिस्तान की बैक महफूज हो जाएगी। फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, और वो ऑप्शन या एक ही खतरा होगा, उस ऑप्शन और उस खतरे को इंडिया कहते हैं। तो ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है। मुझे लगता है कि इसके अंदर से बहुत कुछ निकलेगा, और चाइना इस मरतबा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सेटलमेंट करवाने में कामयाब हो जाएगा। इसी दौरान एक और चीज सामने आई, और वो चीज है बरतानिया के अंदर जो बरतानवी पार्लियामेंट है उसकी खारजा कमेटी है, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर तनाज़ा कश्मीर जो है, मसला कश्मीर जो बहुत ज्यादा जेर बहस है, और वहां यह बताया जा रहा है तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कि यह कश्मीर का मसला क्योंकि हमारी वजह से पैदा हुआ था, और इस वजह से अब एटमी जंग का खतरा है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। अब अगर ये एटमी जंग हो जाती है तो ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। लिहाजा ये मसला क्योंकि हमने बनाया था तो हमें इस मसले को हल करना चाहिए। तो अब वहां पर बड़ी सीरियस डिबेट चल रही है कि बरतानिया को दरमियान में आके इंडिया और पाकिस्तान को बिठा के मुज़ाकरात करवाने चाहिए और इसका कोई पीसफुल सोल्यूशन निकालना चाहिए। साथ साथ ये भी बहस हो रही है कि 2019 में, अगस्त 2019 में जब 370 इंडियन आइन का की जो क्लास है उसको जब खत्म किया गया और मकबूजा कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाया गया, तो उसके बाद सेंसिटिविटी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अब दोनों मुल्क जंग के दहाने पे खड़े हैं, और अगर ये जंग हो जाती है तो ये पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगी। लिहाजा बरतानिया अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और पिछले दिनों बरतानवी वजीर खारजा भी पाकिस्तान आए थे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये मामला कुछ बरतानिया की तरफ से भी सेटल होना शुरू हो जाएगा, और अगर इंग्लैंड पूरा जोर लगाता है और साथ उसके अमेरिका का दबाव भी मौजूद होता है तो कोई ना कोई सेटलमेंट हो सकती है। लेकिन अब देखना यह है कि इंडिया का क्या रवैया होता है, क्योंकि 24 मई बड़ी सेंसिटिव है, और 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो दिन आ जाएगा जब नरेंद्र मोदी
कौम से खिताब करेगा। और अब अगर नरेंद्र मोदी कौम से खिताब करता है और अगर वो इस सीज फायर को खत्म कर देता है और फिर दोबारा जंग की तरफ चला जाता है तो फिर ज्यादा सेंसिटिविटीज बढ़ जाएंगी। फिर मेरा ख्याल है जो आलमी ताकतें उनको बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा और फिर इस मामले को सेटल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अब एशिया कप होने वाला है और ये एशिया कप जून के अंदर विमेन एशिया कप है और उसके साथ सितंबर में जो मैन है एशिया कप है वो है। और इसके अंदर ये ध्यान में रखें जो एशिया कप की इस वक्त काउंसिल है उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब है। तो इंडिया ने इन एशियन कप्स के अंदर खेलने से इनकार कर दिया है और ये खबर एक इंडियन न्यूज़पेपर ने दी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से तरदीद आ गई है और उनके जो क्रिकेट के तर्जुमान है उन्होंने कहा कि नहीं इस टाइप की अभी कोई खबर नहीं है, कोई फैसला हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन अखबार का इसरार है कि नहीं ऐसा ही है और अब इंडिया एशियन कप का हिस्सा नहीं बनेगा, वो नहीं खेलेगा। अब अगर इंडिया खेलता नहीं एशिया कप तो फिर एशिया कप मेरा ख्याल तातुल का शिकार हो जाएगा या फिर उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी जो ज़ाहिर होनी चाहिए। तो ये भी एक क्राइसिस है जो क्रिकेट के लेवल पे सामने आया। लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में अगर मामला सेटल हो जाते हैं तो फिर ये एशिया कप हो जाएगा और अगर ये नहीं होते हैं तो इंडिया की अदम ताउन की वजह से या इंडिया की अदम शमूलियत की वजह से मुझे लगता है कि एशियन कप जो है वो भी तातुल का शिकार हो जाएगा, इसे भी पोस्टपोन करना पड़ेगा। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया और उसने अपोजिशन को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपोजिशन पार्टी से रब्ता किया जा रहा है ताकि प्राइम मिनिस्टर और जो स्पीकर है उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि एक साइड पर जंग चल रही है